नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एमपी बोर्ड के द्वारा जो न्यू प्रश्न बैंक अपलोड कर दिए गए हैं तो उनका सॉल्यूशन आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी की सीरीज में आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 11वीं विषय भूगोल का सॉल्यूशन इकाई बनकर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारा रहेगा भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, तो इसका हम पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों इससे पहले अगर आपने अदर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्लास 11th क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की। तो वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के पार्ट बाई पार्ट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर हम आपको सॉल्यूशन की PDF प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आज आपको सभी PDF मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्ट्रैबो ने, हार्टशॉर्न ने, एरास्टोस्थेनीज ने या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था एरास्टोस्थेनीज ने, यानी कि जो उसका 4 नंबर का आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, निम्न में से भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा है? तो भौतिक भूगोल की हमें शाखा बतानी है। ऑप्शन देखिए, भू आकृति विज्ञान, जनसंख्या भूगोल, चिकित्सा भूगोल और आर्थिक भूगोल, 4 ऑप्शन है। तो भौतिक भूगोल की जो हमारी शाखा है वो रहेगी भू आकृति विज्ञान। आ नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा है हमारा, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का एक अंग है। तो यह कथन सत्य है या असत्य है? 2 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, आर्थिक भूगोल पूछा गया है कि आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का अंग है, तो जो तीसरा हो जाएगा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो आर्थिक भूगोल है वो मानव भूगोल का ही अंग है। तो यह आपका सत्य हो जाएगा, आपको सत्य पर टिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए जो चौथा है हमारा, मनुष्य निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधन पर निर्भर रहता है। तो आपको पता होगा कि जो मनुष्य होता है आपका निर्वाह के लिए अपने आसपास जितने भी संसाधन होते हैं उनका उपयोग करता है और उन पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला सत्य और असत्य में आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य जितने भी संसाधन का उपयोग करता है, जल हो, जल भी संसाधन है। आप कहीं घूमने जाते हैं तो जो बस या ट्रेन वो भी संसाधन होती है, यानी कि मनुष्य निर्वाह के लिए हमेशा क्या संसाधन पर निर्भर रहता है। ऐसा नहीं है कि वो संसाधन पर निर्भर नहीं रहता। अब देखिए पांचवा है, भूगोल खालिस्तान का वर्णन है। तो जो भूगोल है किसका वर्णन है आपको बताना है। तो इम्पोर्टेंट है कि भूगोल खालिस्तान वर्णन है। तो भूगोल किसका वर्णन है दोस्तों? भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। ठीक है, किसका वर्णन है? पृथ्वी। इस तरीके से आपको पृथ्वी लिख देना है। तो अगर इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप देखिए नेक्स्ट है, भूगोल के अध्ययन के उपागम। बच्चों डाउटनोट पर चल रहा है बवाल ऑफर सभी छात्रों के लिए। यहाँ पर हिंदी माध्यम छात्रों के लिए, कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए यहाँ पर 30,000 का कोर्स मात्र आपके लिए है 3,000 कोर्स में। और कक्षा 11वीं और 12वीं का कोर्स 50,000 का वो आपको मिलेगा मात्र 5,000 रुपये में। और यहाँ पर साथ में आपको सभी सब्जेक्ट को वीडियो कक्षाएं मिलेंगी, रोजाना होमवर्क मिलेंगे, डाउट के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर सॉल्व मिलेंगे और क्विज मिलेगा, पूरा कोर्स का संशोधन। आपको नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और साथ में मज़ेदार बात, अगर आप यहाँ पर कूपन कोड हेमेंद्र डालेंगे तो आपको यहाँ पर 500 रुपये की छूट मिलेगी। तो जल्दी से इस कोड को खरीदिए और आपको इसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद। उपागम लिखिए। तो हमें भूगोल के अध्ययन के उपागम लिखने हैं। तो दोस्तों भूगोल के अध्ययन के उपागम बताता हूँ मैं आपको। दो उपागम होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 2 उपागम होते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा क्रमबद्ध उपागम। ठीक है, क्रमबद्ध उपागम। और दूसरा जो हमारा हो जाएगा प्रादेशिक उपागम। ठीक है, 2 होते हैं, एक क्रमबद्ध एक प्रादेशिक। तो इन दोनों को आप अगर ऐसा ही लिख देंगे कि 2 उपागम होते हैं, एक तो क्रमबद्ध प्रादेशिक, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रमबद्ध उपागम एवं प्रादेशिक उपागम में अंतर लिखिए, इसलिए इसको मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्रमबद्ध उपागम, देखिए भूगोल के 2 प्रमुख उपागम कौन कौन से इनके बीच अंतर लिखना है। तो भूगोल के क्रमबद्ध उपागम आपके होते क्रमबद्ध और प्रादेशिक, तो दोनों के यहाँ पर क्या नाम भी हो जाएंगे, साथ ही साथ आपको अंतर भी एक ही साथ मैंने एक ही क्वेश्चन में कंबाइन दोनों कर दिए। तो देखिए भूगोल के 2 प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं। तो पहला हो जाएगा क्रमबद्ध भूगोल। ठीक है, तो क्रमबद्ध भूगोल में क्या होता है, अंतर भी इसी में है, ऐसा नहीं है कि अंतर अलग हो। ठीक है, तो क्रमबद्ध में देखिए, क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है
क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन एकाकी रूप से होता है, यानी कि इसे हम एकाकी रूप से ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन एकाकी रूप में होता है। अब तीसरे देखिए पॉइंट, क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन इकाइयों पर आधारित होता है, ठीक है, राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। इसका चौथा पॉइंट देखिए, क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन खोज एवं तथ्यों को प्रस्तुत करता है। जो क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन होता है खोज एवं तथ्यों को प्रस्तुत करता है। इस तरीके से क्रमबद्ध के हमने 4 पॉइंट लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रादेशिक भूगोल के 4 या 5 पॉइंट, इससे अंतर भी हमारा हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। हम आपको लगातार सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट है जो हमारा प्रादेशिक भूगोल। तो प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन एक इकाई के रूप में होता है। तो प्रादेशिक तत्वों में क्या होता है, अध्ययन एक इकाई के रूप में होता है। जितने भी तत्व हैं सभी का अध्ययन किया जाता है, लेकिन एक इकाई के रूप में किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन समग्र रूप में होता है। किस रूप में होता है दोस्तों, समग्र रूप में। फिर तीसरा है, प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। किस इकाई पर होता है दोस्तों, भौगोलिक इकाई पर। चौथा है, प्रादेशिक अध्ययन किसी क्षेत्र के भौतिक वातावरण व मानव के बीच संबंधों को प्रकट करता है, जो कि प्रादेशिक भूगोल होता है। इस तरीके से आपको दोनों में अंतर लिख देना, इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपका आंसर है बिल्कुल सही। फर्स्ट का भी आंसर हो गया इसी में, और सेकंड का भी, ठीक है। दोनों को मैंने कंबाइन करके एक ही क्वेश्चन में बता दिया था। देखिए जो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, पहले पूछा गया था कि भूगोल के अध्ययन के उपागम लिखिए, तो उपागम हो जाएंगे क्रमबद्ध और प्रादेशिक। फिर अंतर पूछा गया था हमसे 7वें में, तो दोनों में अंतर भी मैंने आपको बता दिया। 4 पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से क्रमबद्ध यहाँ पर लिख सकते हैं, और जो आपका प्रादेशिक है इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट आप 4 अंतर लिख सकते हैं। मैंने क्या है अलग अलग 4 अंतर लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वें में क्या दिया गया है, जीपीएस, जिसे हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं, और जीपीएस एवं जीआईएस पद्धति क्या है। तो इन दोनों पद्धतियों के बारे में हमें बताना। चलिए देख लेते हैं जीपीएस एवं जीआईएस पद्धति। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीपीएस पद्धति सबसे पहले। तो जीपीएस पद्धति क्या है, यहाँ पर एक बार क्लियर देख लीजिए। तो जीपीएस पद्धति में क्या होता है, जीपीएस का प्रयोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए होता है। जीपीएस उन उपग्रहों या हम सैटेलाइट भी बोल सकते हैं, सैटेलाइट्स का उपयोग करता है जो धरती पर आने वाले जीपीएस रिसीवर को जानकारी भेजते हैं के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जानकारी भेजने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसके जरिए लोगों को उनके स्थान का निर्धारण करने में मदद मिलती है। तो जो हम क्या है स्थान को ज्ञात करने के लिए जीपीएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीपीएस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। आपको याद रखना, इस तरीके से आपको जीपीएस पूछा गया था, जीपीएस आपको इस तरीके से पूरा लिख देना है, ठीक है। तो जीपीएस कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हमारा जीआईएस। तो जीआईएस भी देख लेते हैं। तो जीआईएस क्या है, जीआईएस एक भौगोलिक सूचना प्रणाली है। किस प्रकार की प्रणाली है दोस्तों, भौगोलिक सूचना प्रणाली। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जीआईएस एक कार्यस्थान सूचना प्रणाली है, तो एक क्या हो जाएगा आपका भौगोलिक उसमें हो जाएगा। तो देखिए जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो जीपीएस सैटेलाइट से एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग करने में लोगों की मदद करता है। यानी कि जो जीपीएस सैटेलाइट जो जानकारी एकत्रित करता है उसका उपयोग करने में लोगों की मदद करता है जीआईएस, ठीक है। जीआईएस का उपयोग डेटा के विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्राप्त किए गए लगभग 80% डेटा में कुछ स्थानिक तत्व होते हैं, और जीआईएस डेटा को कल्पना करने में मदद करता है, ठीक है, ताकि इसमें कुछ अर्थ निकल सके। इसलिए इस तरीके से आपको जीआईएस लिख देना है। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाएंगे आपके लिए, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल का सामाजिक विषय विज्ञान से संबंध स्पष्ट कीजिए। तो भूगोल का सामाजिक विषय विज्ञान से हमें संबंध स्पष्ट करना है। उसके बाद है भूगोल विषय का महत्व। तो दोनों क्वेश्चन 8वां 9वां हम देख लेते हैं, 9वां और 10वां। तो यहाँ पर देख लीजिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण तथा आधारभूत शाखा भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा जैव मंडल का अध्ययन से संबंधित है। भौतिक भूगोल के इन सभी तत्वों भू आकृतियों जल प्रभाव उच्च उच्चावाद का विशेष महत्व है, क्योंकि मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। उदाहरणतः मैदानों का प्रयोग किसी के लिए किया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है।
तो दोस्तों हमने नवा क्वेश्चन देख लिया, भूगोल का मानव विज्ञान विषय से संबंध स्पष्ट कीजिए। अब जो हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, भूगोल विषय का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो 10वां जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, देखिए ये हमारा 10वां क्वेश्चन है, मानव भूगोल या ह्यूमन जियोग्राफी। तो दोस्तों अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं का हमको वर्णन करना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मानव भूगोल या ह्यूमन जियोग्राफी, तो क्या है, मानव भूगोल की एक शाखा है जिसमें मानव की विभिन्न क्रियाओं, मानव का धरातल पर वितरण, उसका वातावरण तथा उसके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। मानव और उसकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है, वे मानव भूगोल की शाखाएं हैं। अतः भूगोल की उपशाखाएं हैं, जो मानव भूगोल की शाखाएं हैं वो क्या भूगोल की उपशाखाएं होंगी। ठीक है, तो पहली शाखा देखिए मानव भूगोल की होगी हमारी सांस्कृतिक भूगोल। तो इसके अंतर्गत देखिए प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों एवं प्रदेशों में मानव की सांस्कृतिक प्रतिरूपों, धार्मिक क्रियाओं, भाषाओं, रीति रिवाजों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल दूसरा पॉइंट है। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों की सीमाओं, राष्ट्रों के संसाधनों और विभिन्न राष्ट्रों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल में देखिए कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आर्थिक वस्तुओं का उत्पादन, उपभोग का स्थानीयकरण का अध्ययन किया जाता है। आलम में प्रत्येक वस्तु का विश्व वितरण एवं उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। इनका भौगोलिक पर्यावरण से संबंधित तथा आर्थिक क्षेत्रों का सीमांकन करना भी इसके अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार आप चाहें तो और भी पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, उसका आंसर देख लेते हैं। पहले सबसे पहले देख लेते क्वेश्चन क्या था। अब दोस्तों देखिए हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो 12वां है कि एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल किन 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। यहाँ पर 3 प्रश्नों के बारे में बताना है। और जो लास्ट है, भूगोल के अध्ययन में क्रमबद्ध उपागम एवं प्रादेशिक उपागम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर जो क्रमबद्ध उपागम एवं प्रादेशिक उपागम में हमने जो सबसे पहले आपको आंसर बताया था, वही आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है। वहाँ पर आपको संक्षिप्त वर्णन ही बताया गया था। ठीक है, तो हम 12वें क्वेश्चन का आंसर ओनली देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। एक फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, कुछ प्रश्न यदि पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं, जो कहाँ प्रश्न से संबंधित होते हैं। तीसरा है, सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित है, ये संबंधित सूचीबद्ध करना है। तो इस तरीके से आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा हो गया है विषय भूगोल का इकाई 1 का भूगोल एक विषय के रूप में उसका फुल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको आगे के चैप्टरों के सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की दोस्तों वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।